मैंने कौम से वादा किया था कि मैं उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क को कंगाल किया, मकरूज किया है, आज लोगों के ऊपर मुश्किलात डाली है, इंशाल्लाह इनसे मैं जवाब लूंगा। कोई एनआरओ की छूट नहीं दूंगा। जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा लें, जिस मर्जी जिसके पास चले जाए, घुटने घोड़े दबाए उसके, मैंने आपसे जवाब लेना है। ना इनकी गिरफ्तारियों से डरते हैं, ना इनकी धमकियों से डरते हैं। इनके बजट को जो IMF का सरेंडर डॉक्यूमेंट है उसके खिलाफ हम मुजामत करते रहे। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्की सियासी मंजरनामे की। इस हवाले से लग तो यही रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो तनाव है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। पिछले दिनों में जो गिरफ़्तारियां थीं अपोजिशन की लीडरशिप की वो बढ़ती चली जा रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ़्तार हुए और पिछले चंद दिनों के अंदर राना सनाउल्लाह साहब भी गिरफ़्तार किए गए ड्रग पोजेशन के चार्जेस के ऊपर। हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ आ रहा है उसमें लग रहा है कि अपोजिशन के लिए कोई नरमी नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने आज फिर ख़िताब किया और उसमें उन्होंने अपनी पुरानी बातें ही दोहराई। उन्होंने कहा कि उनके होते हुए जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनको कोई NRO नहीं मिलेगा, उनको कोई रिलीफ़ नहीं मिलेगा। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि नया पाकिस्तान बनना शुरू हो गया है, क्योंकि अब जिस तरह का एहतसाब हो रहा है वो माजी में नहीं हुआ। इससे पहले जो एक कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें इत्तलात आ रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जो लीडर्स हैं जो इस वक्त हिरासत में हैं उनके ऊपर करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी इशू ना किए जाएं ताकि उनको ये मौका ना मिले कि वो इल्ज़ामात के बावजूद पार्लियामेंट में आएँ और वहाँ बात कर सकें और उनको किसी किस्म की कोई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिले। साथ साथ उनकी बाकी भी जो लीडरशिप है हुकूमत के अंदर, लगता है कि उनका भी रवैया कुछ सख्त होता चला जा रहा है जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है। पहले अगर हुकूमत जो थी वो नैब की अकाउंटेबिलिटी से अपने आप को थोड़ा दूर रखती थी, तो अब ये तकल्लुफ़ बिल्कुल नहीं हो रहा। अब तो जब भी कोई गिरफ़्तारी होती है या अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तो जो लीडरशिप है वो उसको ओन कर रही है। इस तरह से लगता है कि जैसे अकाउंटेबिलिटी या जो नैब के नीचे इस वक्त कार्रवाई हो रही है वो हुकूमत की मर्ज़ी से हो रही है और वो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, जो तर्जुबान वज़ीर आज़म हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इतना जो सख्त मौक़िफ़ हो गया है जमात का, बजट के सेशन में भी हुकूमत का हमें नज़र आया और अब जो कल इत्तलात हमें आई हैं कि कैबिनेट की मीटिंग जो हुई उसके अंदर वज़ीर आज़म ने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स ना इशू किए जाएं या जेल के अंदर अगर इनको क्लास A मिलती है तो उसके बारे में भी देखा जाए। तो पहले तो आप ये बताएं कि क्या ये गुफ्तगू हुई कैबिनेट के अंदर इस हवाले से? देखिए जी, चंद कैबिनेट के मेंबरान ने ये बात ज़रूर की कि जो क्रिमिनल लोग हैं जो फ़ायदा उठाते हैं पार्लियामेंट का या और उनको साथ किया जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शन या कोई ऐसा आर्डर या कैबिनेट का कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ। अच्छा, और ये बात उन्होंने खुद उठाई भी नहीं? प्राइम मिनिस्टर ने नहीं उठाई। अच्छा, ये कैबिनेट मेंबरान ने, लोगों ने राय दी सही कि इसमें ये हो रहा है और इसमें कि आम कैदियों जैसा सलूक किया जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई फैसला, क्योंकि ये फेडरल कैबिनेट की डोमेन में नहीं है, बिल्कुल ये प्रोविंशियल इशू है और इस पे जो प्रोडक्शन आर्डर है इस पे स्पीकर साहब ने फैसला करना है। कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर स्पीकर को डिक्टेशन नहीं दे सकते। सर, तो जो खबरें चल रही थी उस पे आप कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं हुकूमत की तरफ से? मैं प्राइम मिनिस्टर का तर्जुमान बैठा हूँ, मैं आपको कंट्राडिक्शन यही नहीं है, इससे बड़ी कंट्राडिक्शन क्या है? मैं लाइव आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसी कोई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डायरेक्शन नहीं है, ना प्रोडक्शन आर्डर के बारे में कोई डायरेक्शन है, ना किसी को विक्टिमाइजेशन के बारे में कोई डायरेक्शन है और ना ही किसी को जेल में सहूलियात देने के बारे में, या ना एक डिस्कशन है। एक कैबिनेट में लोगों ने बात की, चंद वज़रा ने, लेकिन उसके ऊपर वज़रा ने मुखालफत भी की। दो किस्म की राय पाई जाती हैं और मेरे ख्याल में अल्टीमेटली यही हुआ कि कोई ये सूबाई हुकूमतों का काम है कानून के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, खा को मुखालफ है या आपने, ये क्लियर डायरेक्शन है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगली दफ़े जो बजट का कह रही हूँ पार्लियामेंट का सेशन होगा उसके अंदर हमें सब जो जेरे हिरासत सियासतदान हैं अगर उनका प्रोडक्शन जो किसी का राइट है उसको मिलेगा, जो किसी का राइट है वो ज़रूर मिलेगा और मिलना चाहिए।
बिल्कुल सही। अब चंद साहब, इसी हवाले से बहुत तनकीद हुई है आपकी हुकूमत पे जब से राना सनाउल्लाह साहब को अरेस्ट किया गया है। अपोजिशन की तरफ से बहुत इल्ज़ामात लगे हैं। वो कह रहे हैं कि ये वज़ीर आज़म साहब के कहने पे किया गया है, वो कह रहे हैं कि अपोजिशन को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, और कुछ हुकूमत की तरफ से भी बयानात ऐसे आ रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि जैसे आप लोगों की भी ना इसमें कोई रजामंदी किसी लेवल पे शामिल है। देखिए, जो बड़ी बात है, मैं समझता हूँ जो मनशियात है, अगर राना साहब ने ये फेल किया है या उनसे मनशियात बरामद हुई है, तो फिर उनको अदालतों के सामने ये साबित करना पड़ेगा कि वो मनशियात उनकी गाड़ी से नहीं बरामद हुई, या अगर हुई है तो वो उनकी नहीं है। ये अब अदालतों का मामला है। जहाँ तक ANF का तल्लक है, ANF में एक सर्विंग मेजर जनरल होता है, आपको पता है, एक पूरी ऑटोनमस बॉडी है, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सियासत 1988 से जो शुरू हुई थी, ये नून लीग ने शुरू की थी, मगर उसको खत्म हो जाना चाहिए। खत्म होनी चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये खत्म होना चाहिए। ये है कि लग रहा है कि जैसे वो दिन वापस आ रहे हैं। कुछ लोगों की राय है, देखें, जो लोग, एक मैं आपको बात बताऊं, कुछ लोगों की राय ऐसी होती है, कुछ ख्वाहिशात भी होती हैं कि जो आमरीतों के साए तले पलते हैं ना, पढ़ते हैं, जो समझते हैं कि बिल्डोज किया जा सकता है चीज़ों को। लेकिन इस वक्त एक डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर है। क्या ऐसे लोग आपकी भी हुकूमत में शामिल हैं? मैं बता दूं, इस वक्त एक डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर है, और लोगों की राय तो हो सकती है, ख्वाहिशात भी हो सकती हैं। शायद मेरी ख्वाहिश हो कि मैं अपने मुखालफ को सत्यानाश कर दूं, लेकिन मैं समझता हूं कि रूल ऑफ लॉ जब आप बात करते हैं तो फिर रूल ऑफ लॉ में ऐसा नहीं होता, नहीं, और डेमोक्रेसी में भी ऐसा नहीं होता। और जब इदारे वर्किंग, मगर क्या ऐसे लोग हैं जो जैसे हर हुकूमत में होते हैं, एक आपके फेडरल मिनिस्टर हैं जो कहते फिरते हैं कि पता नहीं हम 6 या 7,000 लोगों को टांग देंगे, और इस तरह की गुफ्तगू करती हैं। उन्होंने एक जनरल एक हाल बताया कि ऐसी ख्वाहिश भी होती है लोगों को। वो शरीफ आदमी है, वो मिनिस्टर ऐसा बंदा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ हर किस्म के लोग, हर किस्म के लोग हर हुकूमत में होते हैं। हॉक्स भी होते हैं, ठंडे मिजाज भी होते हैं, डेमोक्रेटिक भी होते हैं, कुछ एंटी डेमोक्रेसी भी होते हैं। ये एक हकीकत है। कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे ब्रीव करने वाले होते हैं, कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने वाले होते हैं। ये बिल्कुल सही हर है। किस्म के साफी भी होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर अब हमें लग ये रहा है कि जैसे वजीर आजम साहब खुद हॉक बन गए हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं ऐसे इत्तेफाक नहीं करता। वजीर आजम साहब बड़े डेमोक्रेटिक हैं। वजीर आजम साहब एक पोलिटिकल इस वक्त एक सीट पे बैठे हुए हैं, और कभी उनकी ऐसी राय नहीं रही। मगर जिस किस्म की वो गुफ्तगू करते हैं NRO के हवाले से, अपोजिशन के सियासतदानों के हवाले से कि मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं और उनको कोई प्ली बार्गेन नहीं मिलेगी, और ये वो, तो उससे ये लगता है चाहे वो कह रहे हों, और कि क्योंकि उनके ख्याल में उनको ये यकीन है कि उन्होंने करप्शन की है, कि जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, उनका हिसाब होना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर का बड़ा क्लियर विजन है और उनकी क्लियर राय है। तो वो तो हिसाब हो रहा है ना। वो इदारे इंडिपेंडेंट इदारे हैं। देखिए, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश होना, उसका मैनिफेस्टो होना कोई जुर्म है। लेकिन अगर कोई इदारों को डिक्टेट ना करे, कोई इदारों को ना डिक्टेशन दे, ना इदारों में मदाखलत करे, तो उसमें तो फिर कोई हरज नहीं है। बट परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कि जैसे मदाखलत या नहीं है, तो ये है कि आपको इन एडवांस पता होता है कि क्या होने वाला है। जो पकड़े जा रहे हैं, अब सिवाय हुकूमत पे इल्जाम लगाने के उनके पास और कोई ऑप्शन है अपनी सफाई में देने के लिए? और कुछ है सिवाय इल्जाम लगाने के? तो आपकी विक्टिमाइजेशन हो रही है हमारे ऊपर। देखिए, पीपल्स पार्टी पे जितने केस बने हैं वो नून लीग के दौर में बने हुए हैं। नून लीग के जो ऊपर जो केस बने हैं वो भी उनके अपने दौर के बने हुए हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब का तो आपके केस, लेकिन मैं बड़ा कैटेगरिकल कह रहा हूँ, राना सनाउल्लाह के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। ज्यादती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये अगर उनके से जेन्युइन बरामद हुई है, ये जेन्युइन वो इन्वॉल्व हैं, तो उनको कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये सियासत कोई नहीं, ये सियासत नहीं है। क्या आपके ख्याल में हुकूमत के अंदर कोई परेशानी नजर आई आपको? कैबिनेट मीटिंग में किसी ने जिक्र किया राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो वाकया हुआ? क्योंकि कैबिनेट मीटिंग डिस्कशन हुई। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो पूछ भी नहीं, हम तो सिर्फ ये पूछें कि क्या वाज देयर एनी कंसर्न कि इतना बड़ा वाकया हो गया? इतनी डिस्कशन हुई कि देखें, रूल ऑफ लॉ की बात ही हुई। यही लोगों ने कहा कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और किसी के साथ विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस पे PTI या खान साहब इस पे बिलीव भी नहीं रखते, और ये डेमोक्रेसी में हो ही नहीं सकता। जो कोई जमहूरी जमात, हम अगर जमहूरियत के दावेदार हैं, अगर हम कहें कि हम जमहूरी हैं, हम और हम ऐसी चीज़ों की डिमांड करें जो डेमोक्रेसी में नहीं हो सकती। बेशक क्रिमिनल्स भी हो तो क्रिमिनल्स के भी एक राइट्स होते हैं, उनके भी राइट्स हैं।
उनको भी उस राइट्स के मुताबिक ही काम करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह अभी आइडियल सिचुएशन तो इस मुल्क में नहीं है, किसी शोबे में भी हम कोशिश कर सकते हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं, और मैं समझता हूँ किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जी चंद साहब, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो नदीम अफजल चंद साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे वेलकम बैक। नाजरीन, हम गुफ्तगू करें नदीम अफजल चंद साहब से। चंद साहब, इसी हवाले से क्योंकि हम बात कर रहे थे अपोजिशन की और जो इल्ज़ामात लग रहे हैं विक्टिमाइजेशन के हवाले से, कल शहबाज गिल साहब ने एक बड़ी अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ इतलात आ रही थी, कुछ खबरें थी कि शायद नवाज शरीफ साहब का घर से खाना बंद किया। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमने खाना बंद नहीं किया, हमने कोई न्यूट्रिशनिस्ट हायर कर लिए क्योंकि हमारे ख्याल में उनकी ग़िज़ा ठीक नहीं है। अब सवाल यहाँ मैं जो पूछना चाह रही हूँ वो ये है, क्योंकि कुछ देर पहले तो आप लोग इतने जेनरस थे कि आप वज़ीर आज़म साहब ने ही शायद शहबाज गिल साहब को भेजा, वो गए मिलने वज़ीर नवाज शरीफ साहब से, और उन्होंने कहा आप बताएं आपने किससे इलाज करवाना है, जो आप कहेंगे हम डॉक्टर बुला देंगे। अब आप उनके खाने पे पाबंदी, उनके डॉक्टर्स को हैंडल करने दें, हम न्यूट्रिशनिस्ट। देखें, ये शहबाज गिल साहब की जो राय है उनकी अपनी राय है, मैं उनकी राय के मुताबिक कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ कि कोई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई हदायत नहीं है कि मियाँ साहब को तंग किया जाए या मियाँ साहब के ऊपर कोई, जो कैदी हैं, कैदी के राइट्स होते हैं और कैदी के जितने राइट्स हैं उनको मिलने चाहिए, जो कानून में उनको है उनको मिलना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ उनको कानून में जो जेल मैनुअल से ज़्यादा राहत मिल रही हैं, और एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, एक पार्टी के लीडर हैं, तो इसमें अगर कोई मिल भी रही है छोटी मोटी, जितना इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर फिर भी लीवरेज रखते हैं, वो नहीं चाहते कि किसी को ऐसा शोभा जाए। बीमार भी हैं मियाँ साहब, तो मियाँ साहब बीमार हैं, अब जेल में, अब जेल तो वो अपनी वजह से गए हैं, किसी और की वजह से तो नहीं गए। तो लेकिन उनकी सेहत के हवाले से मैं इस पर कमेंट भी नहीं ज़्यादा करूँगा, लेकिन उनको जो खुराक वो उनके घर से ही खाना जा रहा है, और मैं समझता हूँ किसी की सेहत के बारे में मजाक भी नहीं करना चाहिए, बेशक कोई कातिल हो या मुजरम हो या कोई भी हो, मैं तो इस पर नहीं करूँगा। अच्छा चंद साहब, अपोजिशन से ज़रा हट के एक और इशू जिस पे ज़रा कुछ तनकीद हुई पिछले दिनों पे आपकी हुकूमत पे, वो ये थी कि आपने एक नई काउंसिल बनाई है डेवलपमेंट के हवाले से, और उस काउंसिल के अंदर पहली दफ़े पॉलिटिकल फिगर्स भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, और आर्मी चीफ को भी एक रोल दिया गया जिस पे कुछ तनकीद हुई। अब हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं उस हवाले से कि इस पे इसकी मंतक क्या है, ये फैसला क्यों किया गया। देखिए आरफा, हाँ। आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, किस हुकूमत में आर्मी चीफ का रोल नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब ये मुनाफकत से हमें निकलना चाहिए। हम हर चीज़ पे मशावरत करते हैं, स्टेक होल्डर्स उनको हम कहते हैं, हम सिविल मिलिट्री रिलेशन पे हम बड़ा बिलीव करते हैं। कोई कहता है जी बैलेंस इस तरह हो गया, कोई कहता है बैलेंस इस तरह हो गया। हमारी सियासत तो मेरे ख्याल में अभी इस वक्त फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ हो, अभी मनी लॉन्ड्रिंग हो, FATF आपके सामने है, हर इशू पे अब मैं समझता हूँ इस वक्त ज़रूरत है हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये एक मैसेज देने की कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं, तो और हम एक सीरियसली एफर्ट्स कर रहे हैं। देखिए इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी आती है। इस वक्त आपके ऊपर एक तलवार लटक रही है मनी लॉन्ड्रिंग की, हम मनी लॉन्ड्रिंग पे ये गवर्नमेंट बड़ा सीरियस एक्शन कर रही है। जी बिल्कुल। आप ये बताएंगे कि हम कलअदम तंजीमों की मनी लॉन्ड्रिंग हो या टेरर फाइनेंसिंग हो या कोई और हो, तो उसमें ऑलरेडी स्टेक होल्डर है आर्मी, तो अगर आर्मी चीफ उसमें शामिल है तो आप उसको इस एंगल से भी देख सकते हैं, बजाय कि इस एंगल से देखने से क्योंकि जमहूरियत खतरे में पड़ गई। इन कमेटी से जमहूरियत खतरे में। आप मुझे ये बताएं, चार्ज एक्सपेंडिचर हैं कि नहीं है ऑलरेडी? सॉरी, जो बजट देते हैं हम, उस पे कितनी बजट्स पे डिस्कशंस होती हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, ऐवान सदर पे, सुप्रीम कोर्ट पे, GHQ पे, ये चारों हैं ना। तो फिर नहीं, आप मेरा सवाल शायद समझा नहीं पर कि जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मौजूद थी तो आपने जब एक और काउंसिल बनाई तो उस पे इस हवाले से भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे का इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक्स के इश्यूज को डिस्कस करने का डोमेन नहीं है।
तो आपने जब खुद ही कहा चंद साहब के FATF भी जो है वो हमारी सिक्योरिटी से लिंक्ड है, ट्रेड भी हमारी रीजनल ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो वो हमारी सिक्योरिटी से ही लिंक्ड है ना। इंडिया की तरफ जो हमारी पॉलिसी है उसमें इकोनॉमी भी शामिल है, अफगानिस्तान के साथ भी जो ट्रांजिट ट्रेड है। जब तक पॉलिटिकल क्लास खुद रोल मॉडल नहीं बनती ना, हम डिलीवर नहीं करते। हम अपने डोमेन से आगे हम कहेंगे ना किसी और के इख्तियारात कम करने। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि जब आप चाहते हैं ना कि दूसरे इदारों के आप डोमेन आप ज़रा उनको महदूद करें तो आप कारकर्दगी की बुनियाद पे महदूद कर सकते हैं। हमें डिलीवर करना पड़ेगा, हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा पॉलिटिकल क्लास को। किस तरह बनेंगे हम, क्योंकि हम ये गुफ्तगू बहुत अरसे नहीं, से हम कर रहे किस तरह हैं। बनेंगे, हम लोगों को नजर आए, लोगों को नजर आए कि ये आइडियल है, लोगों को नजर आए कि ये रूल ऑफ लॉ पे अमल करते हैं, लोगों को नजर आए कि ये हमारे टैक्स के पैसों से खिलवाड़ नहीं करेंगे, लोगों को नजर आए कि ये डिलीवर करने के मूड में है, ये जुडिशियल सिस्टम को लेजिस्लेशन के मूड में है, ये सीरियस है। लोगों को हमारा नजर आना चाहिए ना। ये तो बिल्कुल सही और ये परसेप्शन ऑटोमेटिकली खत्म होगी जब आप ठीक होंगे। अब ऑस्टेरिटी की मुहिम है, जब प्राइम मिनिस्टर ने सीरियसली ऑस्टेरिटी के ऊपर काम किया, फिर ब्यूरोक्रेसी को भी करना पड़ा, फिर फौज ने भी अपना बजट की डिमांड नहीं की। उन्होंने भी कहा कि हम भी बजट अपना जितना पुराना है उसी को रहने दें, हम नहीं बढ़ाते। हालांकि इंटरनेशनल जो हालात हैं, जो आपके बॉर्डर सिचुएशन है, उनका बजट बढ़ाना बनता है, लेकिन उन्होंने कहा हमने इंडिया बढ़ा रहा है, आपका भी बनता है, लेकिन हमने नहीं बढ़ाया। इसका मतलब है कि उन्होंने फिर आपको देखा, अगर आप PM हाउस के खर्चात बढ़ाते होते, हम अपने लल्ले तलल्ले, तो फिर कभी भी फौज बिल्कुल आप सही करें। तो फिर इस हवाले से तो फिर ये भी शायद सोचना पड़ेगा कि जिसको आप कहते हैं कि हमें डिलीवर करना है, जो सब कहते हैं, उसके मायने क्या है, क्योंकि वो डिलीवरी वो नहीं हो सकती जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की थी कि हमने पुल बना दिया, ऑरेंज ट्रेन बना दी। ये डिलीवरी नहीं है, ये डिलीवरी नहीं है। डिलीवर ये है कि जितने आपके इदारे हैं वो इदारे प्रॉपर रूल्स के मुताबिक फंक्शनल हो जाएं, लोगों को सहूलियात मुहैया करने से लेकर लोगों के आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने तक, उनको इंसाफ देने तक, हर इदारा जब प्रॉपर अगर आप फंक्शनल करने में, रिफॉर्म्स करने में कामयाब हो जाएं, स्ट्रक्चरल चेंज, तो मैं समझता हूँ वो डिलीवर करना होता है। और उस स्ट्रक्चरल चेंज के ऊपर आपकी हुकूमत ने पिछले तकरीबन बहुत सारे रिफॉर्म्स के अलावा और तो काम हमने कोई नहीं किया, हम रिफॉर्म्स ही कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपने गुफ्तगू ज्यादा किया रिफॉर्म के बारे में। हमने चेयरमैन FBR लगाया, ये गुफ्तगू नहीं की। प्राइवेट सेक्टर से एक बंदा आके ला देता है ना, ये तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं है। शब्बर जैदी साहब जिस तरह लगते हैं, जिस तरह उनको लोगों ने वेलकम किया, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उनकी इस तरह आम हुकूमतों में नहीं हुआ। हम एक कॉम्पिटेंट आदमी लेके आए हैं, बजाय DMG को उठा के चेयरमैन स्टेट बैंक, गवर्नर स्टेट बैंक बना दें, एक प्रोफेशनल आदमी लेके आए हैं। DMG का काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलाना हो सकता है, या कमिश्नर लगना हो सकता है, या सेक्रेटरी या फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आपको याद ये हमने काम किया। बिल्कुल सही। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड लोग ला रहे हैं। एक दूसरी आपको याद होगा, एक ब्रीफिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी, जिसमें उन्होंने कानून कोई 4-5 थे उनकी हमसे डिटेल्स शेयर की थी कि वो ला रहे हैं। वो किधर गए? उसके बाद बजट का सेशन हुआ, वो ले हो गए, कमेटीज के अंदर चले गए। आप पार्लियामानी सिस्टम में, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम के अंदर और इनहेरिटेंस लॉ के ऊपर उसमें बहुत ज्यादा के अंदर चले गए। कमेटीज में डिबेट हो रही है, अब इंशाल्लाह अगले सेशन में वो कमेटी से वापस कौमी असम्बली में पहुंच जाएंगे। और जो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की आप बात करेंगे, पंजाब में हमें कब नजर आएगा? देखिए, पंजाब मैं समझता हूँ कि आनी चाहिए नज़र, हमारी ख्वाहिश है, लेकिन उस पेस से नज़र नहीं आ रही जिस पेस से प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है। तो ये पंजाब की टीम को सोचना पड़ेगा। मैं पंजाब की टीम का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ कि मैं कहूँ बड़ी ज़रूरत है। आपसे जो हमने सवाल पूछा था उसका आपने जवाब दे दिया कि लग ये रहा है कि फिर वजीर आजम भी चाहते हैं कि पंजाब में तब्दीली नहीं ऐसी कोई बात तेजी से आए, जो शायद वो एक्सपेक्ट वजीर आजम चाहते हैं कि वो प्रॉपर फंक्शनल करें, वो स्ट्रेंथन हो, वो डेमोक्रेटिक तरीके से लोकल गवर्नमेंट हो, जुडिशियल सिस्टम हो, आम लोगों की ज़िंदगी हो, जो महंगाई मार्केट्स में, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ज़ख़ीरा किया हुआ है, जो पैनिक क्रिएट की हुई है मार्केट में, वो ख़त्म करें अपने गवर्नेंस से, अपनी डिलीवरी से। ये वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है और इसी पे वो जोर भी देते हैं। और जो लोग बंदे तोड़ के ला रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब, ये उनकी मुलाकातें करवा रहे हैं। मैं मुझे नहीं पता उसके बारे में। क्या मतलब, आपको नहीं मालूम कि मुलाकात हुई है? नहीं, मुलाकात मैंने अखबार में पढ़ा है, सच्ची बात है, मैंने प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछा। तो जेड़े नईम साहब थोड़े नाल वधे होंदे, नईम साहब से पूछ ले, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको बिल्कुल नहीं उसके बारे में पता। अच्छा, आखिरी सवाल वेरी क्विकली, बजट के बाद इतलात थी या कोई रूमर्स थे कि शायद फेडरल कैबिनेट में तब्दीलियां होंगी? ये तो वज़ीर आज़म की प्रेरोगेटिव है, उनका इख्तियार है, किसी वक्त भी हो सकती हैं।
अब देखते हैं, वो तो रिशफलिंग तो किसी वक्त भी हो सकती है। ये पीएम ने कहा है, मैं किसी वक्त भी कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत वक्त निकाला हमारे लिए। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अमरीकी हुकूमत की, जिसने कालेदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। अमरीकी महकमा खारजा यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट ने BLA के साथ जंदुल्ला, जैश उल अदल और फ़िदाईन इस्लाम को भी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल किया है। और स्टेट डिपार्टमेंट के बकौल BLA जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों को निशाना बनाता है। पाकिस्तान के अंदर BLA के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने काफ़ी सारी दहशतगर्द एक्टिविटीज़ और कार्रवाई की है, जैसे कि 2018 में बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज़ इंजीनियर्स को उन्होंने निशाना बनाया। पिछले साल नवंबर में कराची में चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे जो हमला हुआ उसमें भी वो मुलव्वस थे। पाकिस्तानी हुकूमत ने ऑब्वियसली इसको बहुत वेलकम किया है इस मूव को। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आमिर साहब, जो सीनियर तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो आमिर साहब। आमिर साहब, तो ये बताएं कि ये BLA को इस वक्त इस स्पेसिफिक मोमेंट में क्यों स्टेट डिपार्टमेंट ने फैसला किया कि इसको एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो करार देंगे, इसके पीछे क्या वजूहात थी? देखिए, इसको तो ब्रॉडर उसमें पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो बात चल रही थी कि CBM हमारे शुरू हों अमेरिका के साथ, लेकिन वहाँ से बार बार ये बात आ रही थी कि कुछ चीज़ें पाकिस्तान ने करनी है, अगर वो होंगी तो तभी कोई विज़िट खान साहब का जो है मीनिंगफुल होगा। उसमें पाकिस्तान ने खासा कुछ। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान शुरू से इंटरेस्टेड था, जब से वज़ीर आज़म इमरान खान पावर में आए हैं, कि एक अमेरिका का विज़िट हो? बिल्कुल, ये तो पहले चंद हफ्तों के अंदर वाज़े हो गया था कि पाकिस्तान की कोशिश थी कि दोबारा से नॉर्मलाइज ताल्लुकात किए जाएं अमेरिका के साथ। उसकी बहुत सारी वजूहात थी, इकॉनमी थी और पाकिस्तान के ऊपर जो पूरा सियासी आलमी सियासी दबाव था उसके हवाले से था। लेकिन बहरहाल बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई हैं इस अरसे के अंदर। अभी शुनीद ये है कि शायद आज या आने वाले दिनों के अंदर दोहा से कुछ ऐलान इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो टॉक्स हो रही हैं अफगानिस्तान तालिबान की और अमेरिका की, और उसी में पाकिस्तान ने बहुत कुछ अभी पिछले अरसे में किया दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़, कालेदम तंजीमों के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान का ये मुतालबा रहा कि हमेशा दुनिया तो बात करती है कि ये पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ काम करे, लेकिन ऐसे ग्रुप जो पाकिस्तान की सालिमियत के ख़िलाफ़ हैं तो उनके लिए शायद एक तासुर ये था कि अमेरिका में और वेस्ट में एक ख़ास शायद हमदर्दी का तासुर पाया जाता है। मेरा ख़्याल है कि उसको तासुर को ख़त्म करने के लिए, और ख़ास तौर पे ये उस वक्त हुआ है जब BLA ने बड़े अहम जो दहशतगर्दी के हमले हैं उसमें मुलविस करार पाई है। मेरा ख़्याल है कि ये भी एक CBM है और इंडिकेशन है कि अगर पाकिस्तान कुछ करेगा, पॉजिटिव सिमत में जाएगा, तो उसका रिस्पांस उसको अमेरिका से उसी तरह से मिलेगा। तो ये मतलब कि जो उनकी हमारे से एक्सपेक्टेशंस थी ऑफ डू मोर, ये उसके नतीजे में हमने भी शायद उनसे कहा डू मोर, तो ये हुआ है। तो अब क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये जो अमेरिका की तरफ से रेसिप्रोकल जेस्चर है वो यहीं ख़त्म हो जाएगा, या हमें और कुछ भी देखने को मिलेगा? वज़ीर आज़म साहब का ट्रिप है, डू यू थिंक उससे भी कोई सब्सटैंशियल हमें टेक अवे मिलेगा? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो सबसे अहम पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत ये है कि एक जो ख़ास दबाव पाकिस्तान के ऊपर है वो ख़त्म हो, और IMF का हमारे पास एक
है कि वो किसी तरीके से किसी हतमी नतीजे पे पहुंच जाए पैकेज। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और अमेरिका की शायद ज़रूरत थोड़ी सी पाकिस्तान की अमेरिका को ज़्यादा है अफ़गानिस्तान से हट के, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर जिस तरीके से सूरत हाल तब्दील हो रही है, कशीदगी बढ़ रही है ईरान को लेके, तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका चाहेगा कि ईरान के जो नेबरहुड के अंदर उसके अहम इत्तेहादी रहे हैं तो उनके साथ थोड़ा दोबारा अपने ताल्लुकात को असर नो उसको देखे। और BLA, जैश-उल-अदल और जमात उल फुरकान, इन तीनों की भी बड़ी सिग्निफिकेंस इस हवाले से है कि ये इसमें से जैश-उल-अदल और जमात उल फुरकान जो हैं वो ईरान के अंदर सरगर्म हैं और उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ सरगर्म हैं। और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है शायद कि वो, और ख़ान साहब जब ईरान के दौरे पे गए थे तो वहाँ उन्होंने शायद ये पब्लिकली उसको एक्नॉलेज भी किया कि शायद कुछ अनासिर पाकिस्तान की तरफ हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इंडिकेशन है कि शायद उस सिमत के अंदर भी अमेरिका चाहेगा कि मज़ीद पाकिस्तान से उसका ताउन हो, या कम अज़ कम उसकी ऐसी पोजीशन हो कि अगर कोई कशीदगी बढ़ती है तो पाकिस्तान का कोई उसमें कोई कलीदी स्ट्रेटजिक रोल उसमें ना हो। सही, और मतलब कि बेसिकली ये हो कि उसका कोई नुकसान भी ना हो पाकिस्तान के ऊपर। तो आमिर राना साहब, अगर इसको हम लिंक करें जो अफ़गानिस्तान में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो क्या फिर साथ साथ ये एक्नॉलेजमेंट भी आएगा कि हमने एक बहुत पॉजिटिव रोल नहीं बल्कि एक बहुत जिसको कहते हैं कि क्रिटिकल रोल प्ले किया है? क्योंकि एक तरफ हमारी रियासत की कोशिश होती है कि वो कहे कि हाँ हम अफ़गानिस्तान में मदद कर सकते हैं मगर हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, मगर जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उससे फिर ये लगता है कि जैसे जब हम चाहें तो हम बहुत कुछ मदद कर भी सकते हैं और शायद हमारा इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ जिसको कहते हैं ना डबल एजेड सॉर्ड सी है। लेकिन मेरा ख्याल है अब चीज़ें बहुत सारी आपस से पर्दा थीं, अब बहुत सामने आ गई हैं और मेरा ख्याल है कि बहुत अहम मरहले के ऊपर पाकिस्तान ने और बड़ा पॉजिटिवली चीज़ों को किया है, अपना रोल उसमें प्ले किया है और ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। लेकिन ये सबसे अहम बात ये है कि पूरा का पूरा एक तनाजुर जो हमारे पूरे ख़ित्ते का है वो तब्दील होने जा रहा है। हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी इदारों के मुतालिक शकूक व शुबहात पाए जाते थे कि उनकी इंटेंशंस के बारे में मुख्तलिफ गिरोहों की सपोर्ट के हवाले से मेरा ख्याल है वो बिल्कुल वो था। अब वो तासुर को ग्रेजुअली पाकिस्तान ख़ुद भी उसको देख रहा है कि उसका पाकिस्तान कोई एडवांटेज आज तक नहीं हुआ, ना उसको स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, ना ही उसको बल्कि नुकसान हमेशा से उसका हुआ है। तो मेरा ख्याल सूरत हाल तब्दील हो रही है और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भी जो है इस वजह से जो स्ट्रेस के अंदर से उस स्ट्रेस से निकलेगी, एक नॉर्मल डिप्लोमेसी होगी, नॉर्मल ताल्लुकात। शायद हम 90s से पहले का एक जो हमारा नॉर्मलाइजेशन का डिप्लोमेटिकली पीरियड था उसकी तरफ वापस जाएंगे और वो माइंडसेट जो अभी तक समझता है शकूक से इसको देख रहा है उसके लिए शायद ये एक बड़ा सदमा होगा और सेटबैक होगा उससे निकलना अब इस नए तनाजुर में। आमिर साहब, आई मस्ट से कि आप बहुत एक ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर पेंट करें और किसी चीज़ की नहीं, जो हमारे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ उस हवाले से, क्योंकि इतनी मेरे ख्याल में शायद पिछले दिनों में या पिछले सालों में इस रिलेशनशिप में हमने को ख़राब होते हुए देखा है कि अब ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि ये सचमुच इतनी बेहतर हो जाएगी जितनी आप देखिए पाकिस्तान के पास मज़ीद कोई चलूज़ करने के लिए नहीं है, खोने के लिए नहीं है और अमेरिका के पास शायद बहुत कुछ देने के लिए नहीं है। एक क्रिटिकल जो उनसर रहेगा हमारी ख़ित्ते की पॉलिटिक्स के अंदर वो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात होंगे और ये उसी सूरत में फोकस में आएंगे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर और हर फोरम पे जब ये तमाम अफ़गानिस्तान में प्रेशर कम हो जाएगा, ज़रा तालिबान का मसला वहाँ पे अंदरूनी सूरत हाल क्या रहती है वो उससे हट के ईरान का मसला हल होगा तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुफाद में होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान को एक दो स्टेक होल्डर के तौर पे साउथ एशिया में बार बार जब उनका जिक्र आएगा तो वो ज़ाहिर है कि फिर कश्मीर का हवाला भी आएगा और बहुत सारे तनाज़ात का हवाला भी आएगा। तो वो पूरा कन्वेंशनल फ्रेमवर्क की तरफ हम वापस आएंगे जो हम नॉन कन्वेंशनल फ्रेमवर्क की तरफ हम चले गए थे। मेरा ख्याल बड़ी पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान के लिए और वैसे पाकिस्तान के पास इसके अलावा चारा भी कुछ नहीं था। बट आमिर साहब, क्योंकि हमने गुफ्तगू शुरू की थी BLA से, तो अगर ये जो हम सारी बात करें अफ़गानिस्तान के हवाले से स्पेशली और फिर
ईरान की, आपका क्या ख्याल है इसका कोई मुस्बत असर बलूचिस्तान पे भी पड़ेगा? क्योंकि वहाँ अभी भी हमारी एक सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो बल्कि पिछले दिनों में तो लगा कि शायद फिर से ख़राब हो रही है, उस पर क्या असर होगा इसका? देखिए, वो कुछ ऐसे अज़ला हैं, 6 अज़ला में, जहाँ पे BLA BLF जैसे ग्रुप खासे मसरूफ़ है, मजबूत हुए हैं खासे पिछले दिनों के अंदर, और इसके बाद मेरा ख्याल है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो सपोर्ट है बाहर से जो आती है वो उस पर फ़र्क पड़ेगा। जो उनकी अखलाकी मदद जो हमने मुज़ाहरा मुख्तलिफ मैच में भी देखा, और पूरा वो एक पूरा जो सेंटिमेंट वहाँ पे था वो उसके ऊपर, और आज ही जो डेवलपमेंट हुई है कि एक अहम जो किरदार BLA के जो कराची कौंसलेट हमले में मुलविस थे, उनको शायद किसी गल्फ़ के मुल्क में गिरफ़्तार किया गया है और उनको पाकिस्तान के आज हवाले किया जाएगा। ज़ाहिर है कि जब इस किस्म के एक ग्लोबल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट होती है तो फिर उसके नताइज मिलना शुरू होते हैं, और यकीनन जो उनकी इंसर्जेंस की जो लीडरशिप एग्जाइल में है वो भी अंडर प्रेशर आएगी खासा। अब आमिर साहब, इसी क्योंकि आपने ख़ुद हवाला दिया जो मैच का था कि ये इस तरह के वाक़यात हमें काफ़ी सुनने को मिलते हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत एहतजाज कर दिया है, कभी बसेस के ऊपर साइंस लगे हुए हैं कुछ, तो वो काफ़ी यूरोपियन ममालिक में इस तरह के, ख़ास तौर पे इंग्लैंड के अंदर वाक़यात होते हैं। तो जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की ये डिक्लेरेशन है, इससे क्या वहाँ भी कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि अब बाकी जो यूरोपियन ममालिक के ऊपर भी दबाव जाएगा कि वो ऐसे तमाम गिरोह को कालेदम करार दें। उनकी अपनी कोई लिस्ट होती है? बिल्कुल, सबकी अपनी लिस्ट है। एक तो UN की लिस्ट है, फिर UN की तो अलग है ना, हाँ। फिर UK की तो बड़ी स्पेशल एक उनकी जो लिस्ट है वो कंसिडर होती है। तो अगर वो उसके अंदर आते हैं तो जाहिर है कि वहाँ पे भी उस दबाव के अंदर वहाँ पे जाएंगे, और अमेरिकन फैसले के बाद उन पे भी दबाव पड़ेगा कि वो इनको बिल्कुल करें। और ख़ास तौर पे अभी तो मेरा ख्याल है कि इतने बहुत क्लियर एविडेंसेस हैं, उनके वीडियोस यूट्यूब के ऊपर हैं, उनके स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि किस किस्म की वारदातों में, दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस रहे हैं। अभी हमें मकसद क्या था, अच्छा बुरा, उससे हट के अब तो ज़ीरो टॉलरेंस का फ्रेमवर्क है ना UN का भी, और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए, तो उसमें कोई A हो, B हो, C हो, वो बेशक नज़रियाती हवाले से उसका कोई भी वायलेंस को जस्टिफाई कर रहा हो, किसी और नेशनलिज्म के हवाले से या किसी और, तो अब उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और सबको एक ही उससे देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये एक अहम पेशरफ्त होगी इस खित्ते में और पाकिस्तान के लिए, और इसका ताल्लुक चूँकि BLA और BLF का इनका ताल्लुक हमारे बाकी हमसाया ममालिक के साथ भी बड़ा गहरा रहा है उनकी सपोर्ट के हवाले से, तो उसके उनके ऊपर भी दबाव जाएगा कि अब चूँकि अमेरिका ने इसको कालेदम करार दिया है, बाकी मुल्क भी उसकी तरफ जाएंगे, तो उनके ऊपर भी दबाव बढ़ेगा कि वो अपने ताल्लुकात जो हैं इंसर्जेंस ग्रुप के साथ उसके ऊपर नज़रसानी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आप तफसील से हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे फाटा के इलेक्शंस के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कबायली इलाकों की, जहां जो 20 जुलाई को सूबाई सीट्स के इलेक्शंस होने थे, मगर इतलात कुछ इस तरह की आ रही हैं कि इतने करीब हैं इलेक्शन डेट के, मगर फिर भी वहां कोई ख़ास जो एक इलेक्शन कैंपेन जिसको हम कहते हैं कि फुल स्विंग में होती है, जोशो खरोश से चलाई जा रही है, इस तरह की वहाँ कोई मूड या सेंटिमेंट नहीं है। और कहा जा रहा है कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बहुत से लोगों को अभी भी यकीन नहीं है कि इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे, और उनका ख़याल है कि आखिरी वक्त पे फिर से डिले हो जाएगा। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली साहब, जो ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़ पेशावर हैं। वेलकम टू द शो अली अकबर साहब। जी अली अकबर साहब, तो हमें बताएं कि क्या चक्कर है, क्यों वहाँ भी लोगों को अभी खदशात हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो फिर से डिले हो सकते हैं? जी, कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन की एक वजह है कि जैसे ही हुकूमत ने
फाटा मार्च होने के बाद सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के ऐलान किए 2 जुलाई को जो होने थे। उसके फ़ौरन बाद एक बिल जो है वो असम्बली में टेबल किया, और ना सिर्फ टेबल किया गया बल्कि उसको मुतफ़िक़ा तौर पर पास किया गया, जिसके अंदर सीटें 16 से 24 कर दी गई और कौमी असम्बली की 6 से 12। अब जो बिल असम्बली ने पास किया उसके अंदर जो है फाटा में इलेक्शन की ताहीर की शिक भी शामिल थी। तो उसी वजह से लोगों ने उसी चक्कर में न इंतखाबी मैदान के लिए दाखिले करवाए, बल्कि उनको पक्का यकीन था कि ये इलेक्शन जो है वो डिले होंगे। और इसके साथ साथ जो वोटर्स है तो वो भी इसी कन्फ्यूजन में रहा है। और अब जो असम्बली के इलेक्शन अब होने जा रहे हैं तो 20 जुलाई को, तो सूरत हाल बिल्कुल वही है कि जो बिल असम्बली से मुतफ़िक़ा तौर पर पास करवा दिया गया वो सेनेट में रुक गया। तो इसी वजह से न सिर्फ उम्मीदवार बल्कि वोटर भी तो अली अकबर साहब, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी है, जो अब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो जमातें या कैंडिडेट्स, वो इलेक्शन कमीशन से या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से पूछ के इस इशू को क्लैरिफाई कर लेते। जी, इस हवाले से जो है अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर तो अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन कमीशन से रब्ता नहीं किया, और ना ही जो अपोजिशन जमात है वो इसमें ताहीर जो है होना चाहती है, क्योंकि कोई भी जमात ये नहीं समझना चाह रही कि इतने अरसे बाद फाटा में इलेक्शन हो रहा है और वो इस ताहीर के ज़िम्मेदार जो है वो बने। ताहम ये कन्फ्यूजन ख़ुद हुकूमत ने पैदा की है। और दूसरी बात यह है कि शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में अभी मेरी इतलात के मुताबिक 2-3 दिन पहले तक वहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज है, तो जहाँ पर 5 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और इंतखाबी अमल जारी है। तो ऐसे में कैसे लोग जो है वो कैंपेन कर सकेंगे, और कई जो मुखालिफ उम्मीदवार है तो वो जेलों के अंदर भी गए। तो एक अजीब सी सूरत हाल है कि जैसे इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि जोश व खरोश होना चाहिए था। इतने अरसे बाद फाटा के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन वो जोश व खरोश जो कि नॉर्थ और साउथ तो छोड़े खैबर एजेंसी में भी नज़र नहीं आ रहा। तो नॉर्थ और साउथ को छोड़ के बाकी जो इलाके हैं उनके अंदर क्या सूरत हाल है? वहाँ तो ना 1 सेक्शन 44 है, ना वहाँ कोई सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी गड़बड़ थी। तो वहाँ सिर्फ कन्फ्यूजन की वजह से जो लोग हैं वो हिस्सा नहीं ले रहे और जमातें जो हैं वो भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कैंपेन नहीं कर रही। जी बिल्कुल, ये क्लियरनेस शुरू से ही नहीं है कि जो बिल पेश कर दिया गया तो सारी जमातें और उम्मीदवार इसी चक्कर में थे कि अब इलेक्शन जो कि उस बिल के मुताबिक 18 महीने आम इंतखाबात से लेट होने थे, तो उनकी नज़र में इलेक्शन जो है वो लेट होने चाहिए थे। और अब भी यही खदशा जो है उम्मीदवारों की तरफ से भी जाहिर किया जा रहा है। और तो अली अकबर साहब, अगर इस वक्त बिल्कुल सही, और अगर इलेक्शन जो हैं अगर वो 20 जुलाई को हो जाते हैं तो कौन सी जो जमातें हैं आपके ख़्याल में वो अच्छा परफॉर्म करेंगी, या इस सूरत हाल के अंदर भी उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेहतर आएंगे और कुछ जो हैं उनकी परफॉर्मेंस कमज़ोर रहेगी? जी, इस स्टेज पे हम बिल्कुल ये अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये फाटा है और फर्स्ट इलेक्शन यहाँ पर होने जा रहा है। दूसरा ही कि सियासी जमातों की जानिब से कोई बड़ी रैलियाँ या कोई बड़े मुजाहरे भी सामने नहीं आ सके कि जिससे असिस्ट किया जा सके कि आगे इलेक्शन कौन सी जमात जो जीतेगी। ताहम एक जो चीज़ हो रही है और वो ये कि जो इलेक्शन में पोलिंग स्टेशनों के अंदर और बाहर फ़ौज तैनात करने का इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला जारी किया है, तो उससे इस इलेक्शन के जो नताइज है उस पर उंगलियां उठेगी। वो तो खैर अली अकबर साहब पिछले इलेक्शन पे भी तैनाती हुई थी और उंगलियां उठी थी, मगर फिर भी अहम चीज़ तो ये है कि जो प्रोसेस है उसको चलते रहना चाहिए। तो उस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से कोई बयान आया है? पीटीआई की अपनी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और उन्होंने जो जनरल इलेक्शन था केपी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो क्या जो हुकूमती जमात है वो भी कैंपेन नहीं कर रही वहाँ? जी बिल्कुल आरफा, सूरत हाल यही है कि अभी इलेक्शन में कुछ ही दिन रह गए और हुकूमती जमात का ये हाल है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से अभी अपने जो उम्मीदवार है जो उन्होंने दाखिले किए हुए हैं तो उनके इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, और अभी तक हुकूमती जमात ने अपने उम्मीदवार भी फाइनल नहीं किए कि कौन से उम्मीदवार को जो है वो मैदान में उतारा जाएगा। जिनको टिकट दिए गए वो भी अभी तक उनका फ़ैसला नहीं हुआ
और ये भी सोचा जा रहा है कि कहीं पे अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार है तो उसको जो है पीटीआई अपना उम्मीदवार जो है वो बिठा दे और उनको मतलब आगे कर दे। तो अभी तक हुकूमती जमात का भी यही हाल है और दीगर जमातों ने भी उसी तरह होमवर्क नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये पहले इलेक्शन से और इससे पहले ये एक्सरसाइज जो है वहाँ पर किसी जमात ने नहीं किया, तो इसलिए कन्फ्यूजन जो है वो ज़्यादा है, न सिर्फ जमातों में है बल्कि ये जो कुछ हो रहा है हुकूमती सतह पर और इलेक्शन की ताहीर और जो बिल है, तो उसी वजह से उम्मीदवार भी अभी तक कन्फ्यूज आ रहे थे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो इसी महमसे में वोटर्स भी है और उम्मीदवार भी है, तो जोश व खरोश जो है वो सामने नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब, आपने हमसे तफसील से बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।